Says my name is Dhruv. I'm going to cover all formulas from chapter solution. So our first formula is the formula of Raoult's law. So Raoult's law क्या कहता है? Raoult's law ये कहता है हम लोग का कि partial vapor pressure of each component in solution is directly proportional to its mole fraction. कि किसी का भी पार्शियल प्रेशर जो वो अपने मोल फ्रैक्शन के पार्शियल वेपर प्रेशर वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है. प्रोपोर्शनलिटी हम लोग हटाते हैं अगर यहाँ से, तो जो कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं ये लगाते हैं पी नॉट. ये है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. यहाँ पे इस फॉर्मूला में अगर हम लोग देखें ये P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1. यहाँ पे ये वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन है और ये P1 नॉट वेपर प्रेशर इन प्योर सॉल्वेंट है और x1 इसका मोल फ्रैक्शन है. सो सिमिलरली P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2. फिर सेकंड फार्मूला हम लोग का डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यह कहता है कि अगर एक सॉल्यूशन है उसमें अगर एक से अधिक वोलेटाइल कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल इसमें वाटर और मैं अल्कोहल अगर मिक्स कर दूं तो इसमें वाटर का भी वेपर प्रेशर रहेगा, इस सॉल्यूशन में वाटर का भी वेपर प्रेशर रहेगा लेट सपोज, और इसमें अल्कोहल का भी वेपर प्रेशर रहेगा. वाटर का वेपर प्रेशर P1 मान लेते हैं और अल्कोहल का P2, तो टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा हम लोग का P1 प्लस P2. तो वही यहाँ पे P1 प्लस P2 इज इक्वल टू, और ये किसके बराबर होगा, जो P1 का फॉर्मूला है P1 नॉट x1 और P2 है P2 नॉट x2. इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपका P1 नॉट प्लस x2 ब्रैकेट P2 नॉट माइनस P1. फिर उसके बाद अगर इफ़ y1 अगर हमने y1 एंड y2 और मोल फ्रैक्शन, अगर y1 y2 को हमने मोल फ्रैक्शन माना, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ 1 एंड 2 इन वेपर फेज. अगर वेपर फेज में हम लोग मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं तो उसको y1 और y2 लेके चलते हैं, तो y1 विल बी इक्वल टू प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 बाय टोटल प्रेशर, तो P1 डिवाइड बाय P1 प्लस P2. ये आपका हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. तभी यहाँ पे हम लोग प्रेशर ले रहे हैं, है ना. फिर y2 इज इक्वल टू P2 बाई P1 प्लस P2. और मोल फ्रैक्शन आप लोगों को याद होगा कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो भी मोल हम लोग को निकालना है, फॉर एग्जांपल Na डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल Na प्लस Nb. तो यहाँ पे हम लोग निकाले थे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो हमने प्रेशर लिया. और अगर मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूशन में निकालते तो हम लोग क्या लेते हैं, सिंपली नंबर ऑफ मोल्स. तो यहाँ पे हेनरी लॉ क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का किस फेज़ में, वेपर फेज़ में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन के. अगर हम लोग के पास एक सॉल्यूशन है, लेट्स सपोज इस सॉल्यूशन के ऊपर कोई गैस प्रेशर डाल रहा है, फॉर एग्जांपल CO2 गैस, इसका प्रेशर जितना ज़्यादा होगा इसका अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर उतना क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा. यानी इसका मोल फ्रैक्शन उतना बढ़ेगा. CO2 का प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी सॉल्यूशन के अंदर क्या कर जाएगा, CO2 का बढ़ जाएगा. तो ये दोनों डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है. और कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं KH, जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट. उसके बाद है हम लोग के पास, हम लोग को पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है. सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड ना करे, नंबर पे डिपेंड करे, उसको हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हम लोग के पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है हम लोग के पास डेल्टा P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू, इसको एक्सटेंड करेंगे अगर हम लोग तो P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू x2. यहाँ पे x2 है, ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है. ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है आपका, यानी प्योर वेपर प्रेशर. और P1 यहाँ पे है वेपर प्रेशर जब हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर.
ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर कोई पूछे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अगर कोई पूछे कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है आपका सिर्फ डेल्टा P1। अगर सिर्फ हम डेल्टा P1 का बात करें तो ये है आपका, ये सिर्फ है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्योंकि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या, कि किसी सॉल्यूशन में अगर हमने सॉल्यूट मिला दिया किसी सॉल्वेंट में, कोई प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा हाई होता है क्योंकि सॉल्यूट नहीं मिलाते। जैसे ही हम लोग सॉल्यूट मिलाते हैं तो इसका वेपर प्रेशर घट जाता है। तो वेपर प्रेशर घटने के बाद, सॉल्यूट मिलाने के बाद वेपर प्रेशर घट जाता है, तो इसमें जो वेपर प्रेशर होता है इसको हम लोग P1 से डिनोट करते हैं और इसका वेपर प्रेशर हम लोग P1 नॉट से डिनोट करते हैं। तो ऑफ कोर्स सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन, तो हम लोग करते हैं P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1। ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। और जब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम लोग डिवाइड कर देते हैं प्योर वेपर प्रेशर से, यानी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाता है, जो किसके, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे, तो ये डेल्टा P1 नॉट डेल्टा P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू x2, या डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x2, ये भी एक फॉर्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का क्या करना, बढ़ जाना। किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम लोग सॉल्यूट मिला देते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में तो सॉल्यूट मिला देते हैं, तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है। और जैसा कि हमने देखा वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करता है, इसका अभी हमने देखा था, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा आपका, इंक्रीज़ कर जाएगा। और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग लेंगे TB और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग लेंगे TB नॉट। तो TB माइनस TB नॉट क्या हो जाएगा, डेल्टा TB माइनस TB नॉट। और डेल्टा TB जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के, कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाइएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू उतना आपका क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। और प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं हम लोग KB, जहाँ पे KB को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। यहाँ पे KB का ऐसा यूनिट है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। KB वाटर के लिए इसका वैल्यू है 0.52। यहाँ पे अगर फॉर्मूला को आप एक्सटेंड करना चाहें तो मोलालिटी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि मोलालिटी क्या होता है आपका, ये नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला को एक्सटेंड करना चाहें तो। फिर इसके बाद है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये भी कुछ वैसा ही है कि अगर हम लोग सॉल्यूट मिलाते हैं, अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम लोग क्या मिला दें, सॉल्वेंट में अगर हम लोग क्या मिला दें, सॉल्यूट मिला दें, तो जो सॉल्यूशन बनेगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए वाटर आपका है सॉल्वेंट, प्योर वाटर आपका सॉल्वेंट है। अब इस वाटर में आप क्या करो, इस वाटर में फॉर एग्ज़ाम्पल आप शुगर मिला दो, और तब एक बार आप एक बोतल में आप प्योर वाटर को फ्रिज में जमाओ और एक वाटर को आप शुगर मिला के फ्रिज में जमाओ। आप देखोगे कि प्योर वाटर जल्दी जम जाएगा एज़ कम्पेयर टू जिस वाटर में आपने चीनी मिलाया वो जल्दी नहीं जमेगा, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्यूट मिलाने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना। तो प्योर सॉल्वेंट का हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे TF नॉट और सॉल्यूशन का हम लोग लेंगे TF। तो हो जाएगा आपका TF, तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। तो TF, और यहाँ पे भी यही होगा कि TF जो है, डेल्टा TF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलालिटी के, और कांस्टेंट लगेगा हम लोग का KF। यहाँ पे KF है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू वाटर के लिए आता है 1.86। यहाँ पे भी आप मोलालिटी का फॉर्मूला को एक्सटेंड कर सकते हो,
जैसे हमने ऊपर किया था। उसके बाद है प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT, जहाँ पे C है कंसनट्रेशन, जिसको अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो इसका आएगा वैल्यू N/V, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पाई V इज इक्वल टू nRT, ये हम लोग का मेन फॉर्मूला है। पाई V इज इक्वल टू nRT, जहाँ पे N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। When Van 't Hoff factor is introduced, then the formula of colligative property। जब Van 't Hoff फैक्टर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला हल्का चेंज हो जाता है। क्या कि उसमें हम लोग सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। I यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिनोट कर रहा है। तो डेल्टा P/P1 नॉट इज इक्वल टू IX2 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमने क्या कर दिया, I Van 't Hoff फैक्टर को लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को I से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग ने। सिमिलरली डेल्टा TB इज इक्वल टू IKBM, सब में हम लोग Van 't Hoff फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी हमने Van 't Hoff फैक्टर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी हमने I से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया Van 't Hoff फैक्टर से। पाई V इज इक्वल टू INRT। तो जब हम लोग Van 't Hoff फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे तो सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले को हम लोग Van 't Hoff फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू है I-1 N-1, जहाँ पे I आपका है Van 't Hoff फैक्टर, अल्फ़ा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, और N यहाँ पे है कि N यहाँ पे डिनोट करता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होने के बाद कितने मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग के पास यहाँ पे ये A2 है और ये कन्वर्ट हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल 2A में कन्वर्ट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे N का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, ये है N का वैल्यू। सिमिलरली अगर A का वैल्यू यहाँ पे अगर N रहता, A का वैल्यू अगर यहाँ पे क्या रहेगा, N रहेगा, तो ये Na हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे N का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। फिर सिमिलरली एसोसिएशन कांस्टेंट है, एसोसिएशन कांस्टेंट को भी हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, इज I-1 1/N-1। अब रिलेशन बिटवीन KF एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। KF है यहाँ पे आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और यहाँ पे इसका वैल्यू है R इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू फ्रीजिंग पॉइंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा हीट ऑफ फ्यूज़न, डेल्टा H इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। तो ये जो फार्मूला है आपका, ये रिलेशन दे रहा है आपको KF और एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न के बीच का फार्मूला। यहाँ पे R है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, M है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे TF है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन KB एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। KB हम लोग को पता है कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है हम लोग का, इसका वैल्यू R इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू TB, यहाँ ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, और डेल्टा VH है आपका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी KB, यही मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका फॉर्मूला R TB² 1000 बाई लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जहाँ पे R का वैल्यू है 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो KB हो जाएगा 2 TB² 1000 इंटू LV लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन कांस्टेंट एंड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बीच में रिलेशन वही है R इंटू TF² बाई 1000 LF, जहाँ पे R का वैल्यू 2 है, सेम। फिर उसके बाद
फिर हम लोग के पास और कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला है जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये काम आता है। रिलेशन बिटवीन टी बी एंड डेल्टा पी में पी नॉट पी टू नॉट। तो ये इसका फार्मूला है डेल्टा टी बी के बी इंटू 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डेल्टा पी नॉट बाई पी टू नॉट। सिमिलरली ये डेल्टा टी एफ और डेल्टा पी और पी टू नॉट के बीच का रिलेशन। फिर सिमिलरली ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी है, टी बी और ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या रिलेशन है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी ऑस्मोटिक प्रेशर बाई आर इंटू टी इंटू 1000 बाई डेंसिटी। सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर में भी यही रिलेशन है आपका। यहाँ पे के बी की जगह के एफ लग जाएगा, बाकी सब सेम है।